विवेचना में आज कैसे थे जरनैल सिंह भिंडरावाले की जिंदगी के आखिरी क्षण। अभिवादन स्वीकार करिए रेहान फजल का। अपनी मृत्यु से कुछ समय पहले भिंडरावाले ने 3 पत्रकारों से बात की थी। एक थे बीबीसी के मार्क टली, दूसरे टाइम्स ऑफ इंडिया के सुभाष किरपेकर और तीसरे मशहूर फोटोग्राफर रघु राय। सीआरपीएफ ने ऑपरेशन ब्लू स्टार शुरू होने से 4 दिन पहले यानी 1 जून को स्वर्ण मंदिर पर फायरिंग शुरू कर दी थी। 2 जून को मार्क टली की भिंडरावाले से आखिरी मुलाकात हुई थी। वो अकाल तख्त में बैठे हुए थे। मार्क टली अपनी किताब अमृतसर मिसेस गांधीज लास्ट बैटल में लिखते हैं। जब मैंने भिंडरावाले से फायरिंग के बारे में पूछा तो उन्होंने जवाब दिया कि फायरिंग बताती है कि सरकार स्वर्ण मंदिर का अपमान करने पर तुली हुई है और सिखों और उनके रहने के तरीके को बर्दाश्त नहीं कर सकती है। अगर सरकार ने मंदिर में घुसने की कोशिश की तो उसका माकूल जवाब दिया जाएगा। लेकिन उस दिन भिंडरावाले सहज नहीं दिख रहे थे। जाहिर है वो तनाव में थे। आमतौर से वो अपने आप को फिल्म किया जाना पसंद करते थे, लेकिन उस दिन उन्होंने उखड़ कर कहा था, आप लोग जल्दी कीजिए, मुझे और भी जरूरी काम करने हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया के सुभाष किरपेकर अकेले पत्रकार थे जो सेना द्वारा स्वर्ण मंदिर को घेर लिए जाने के बाद जरनैल सिंह भिंडरावाले से मिले थे। तब भी जरनैल सिंह का मानना था कि सेना मंदिर के अंदर नहीं घुसेगी। किरपेकर ऑपरेशन ब्लू स्टार के बाद छपी किताब द पंजाब स्टोरी में लिखते हैं। मैंने भिंडरावाले से पूछा, क्या सेना के सामने आपके लड़ाके कम नहीं पड़ जाएंगे? उनके पास बेहतर हथियार भी हैं। भिंडरावाले ने तुरंत जवाब दिया था, भेड़ें हमेशा शेरों से ज्यादा संख्या में होती हैं, लेकिन एक शेर 1000 भेड़ों का सामना कर सकता है। जब मैंने उनसे पूछा कि आपको मौत से डर नहीं लगता, तो उनका जवाब था, कोई सिख अगर मौत से डरे तो वो सच्चा सिख नहीं है। भिंडरावाले के बगल में स्वर्ण मंदिर की सुरक्षा की योजना बनाने वाले मेजर जनरल शहबीर सिंह भी खड़े थे। जब मैंने उनसे पूछा कि आपको क्या उम्मीद है, एक्शन कब शुरू होगा, तो उन्होंने जवाब दिया था, शायद आज रात ही। मशहूर फोटोग्राफर रघु राय ने मुझे बताया था कि वो भिंडरावाले से उनकी मौत से 1 दिन पहले मिले थे। जब आर्मी ने सराउंड कर लिया था गोल्डन टेम्पल, तो हम सारी प्रेस जो थी वहाँ पे पहुँचे हुए थे अमृतसर में। और आर्मी जो थी इतनी सीक्रेटिव थी कि कुछ नहीं पता लगने दे रही थी। अच्छा, क्योंकि मेरी भिंडरावाले से पुरानी रिलेशनशिप थी पिछले 1.5-2 साल की, सो मैंने मैसेज भेजा कि मैं आया हुआ हूँ और मैं तो आपको मिलना है ज़रूरी। तो वो अकाल तख्त में 2nd फ्लोर पे थे छुपे हुए। तो बड़ी मुश्किल से मुझे वो इनके सपोर्टर ले गए ऊपर। तो उनकी आंखें जो थीं गुस्से और फियर से भरी हुई थी, बिकॉज तब तक उनको इस बात की समझ आ गई थी कि अब जो है मामला काफ़ी सीरियस होने लग गया है। अगर आर्मी ने घेर लिया है तो अब वो छोड़ने वाले नहीं हैं। मुझे कहते, तू क्यों आया थे? मैं क्या, अरे पाजी, आई हैव बीन फोटोग्राफिंग यू फॉर एवरीथिंग, ये तो बड़ी इंपॉर्टेंट बात है इस वक्त। कहते मैं देखांगा, मैं वो कर दांगा, मैं देखांगा किस दी हिम्मत है जड़ा हाथ लांदा है, जड़ा अंदर आंदा है। And I could see the fear, and his eyes were almost red, with fear and anger. 6 जून को दोपहर 4 बजे से लाउड स्पीकर से लगातार घोषणाएं की जा रही थी कि जो चरमपंथी अब भी कमरों या तहखाने में हैं, बाहर आकर आत्मसमर्पण कर सकते हैं। लेकिन तब तक भिंडरावाले का कोई पता नहीं था। ऑपरेशन ब्लू स्टार के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल बुलबुल बरार अपनी किताब ऑपरेशन ब्लू स्टार द ट्रू स्टोरी में लिखते हैं, जब 26 मद्रास के जवान अकाल तख्त में घुसे
तो उन्होंने दो चरमपंथियों को भागने की कोशिश करते पाया। उन्होंने उन पर गोली चलाई। उनमें से एक व्यक्ति तो मारा गया, लेकिन दूसरे शख्स को उन्होंने पकड़ लिया। उससे जब सवाल किए गए तो उसने सबसे पहले यह बताया कि भिंडरावाले अब इस दुनिया में नहीं है। फिर वो हमारे सैनिकों को उस जगह ले गया जहां भिंडरावाले और उनके 40 अनुयायियों की लाशें पड़ी हुई थी। थोड़ी देर बाद हमें तहखाने में जनरल शहबेग सिंह की भी लाश मिली। उनके हाथ में अभी भी उनकी कार्बाइन थी और उनके शरीर के बगल में उनका वॉकी टॉकी पड़ा हुआ था। बाद में जब मैंने जनरल बरार से बात की तो उन्होंने मुझे बताया, लोग बाहर निकले सफेद झंडी के साथ और एक बहुत जोर से रश आउट हुआ। कोई 30-40 लोग ने दौड़ लगाई वहां से बाहर निकलने के लिए। तो हमने कहा ये कुछ लगता है कि ऐसी बात हो गई है, और फिर फायरिंग भी बंद हो गई थी सब। तो फिर हमने अपने जवानों से कहा भी अंदर जाके तलाशी लो, और फिर उनकी मृत्यु का पता लगा। उसके बाद भिंडरावाले के शव को उत्तरी विंग के बरामदे में लाकर रख दिया गया, जहां पुलिस, इंटेलिजेंस ब्यूरो और सेना की हिरासत में आए चरमपंथियों ने उनकी शिनाख्त की। ऑपरेशन ब्लू स्टार के बाद प्रकाशित हुई किताब द पंजाब स्टोरी में मशहूर पत्रकार शेखर गुप्ता लिखते हैं, अफसरों ने मुझे बताया कि जब वो लोग अकाल तख्त के अंदर घुसे तो पूरे इलाके में बारूद की गंध भरी हुई थी और 2 इंच तक फर्श इस्तेमाल हो चुके कारतूसों से अटा पड़ा था। कुछ अफसर तो इस बात को लेकर अचंभे में थे कि चरमपंथी इतनी ज्यादा फायरिंग कैसे कर पाए। ऑटोमेटिक फायरिंग आप लगातार नहीं कर सकते, क्योंकि आपके हथियार में समस्या उठ खड़ी होती है, और अगर आप बीच में अंतराल न रखें तो कभी कभी तो आपकी बंदूक की नाल भी पिघल जाती है। अगर भारतीय सेना के जवान इस तरह की भीषण फायरिंग करते तो उन्हें कारतूस बर्बाद करने के लिए अपने अफसरों की डांट खानी पड़ सकती थी। भारतीय सेना के अफसरों ने मुझे बताया कि कई चरमपंथियों के कंधों पर नीले निशान थे, जो बताता था कि उनमें तर्क संगत होने की कमी भले ही हो, लेकिन उनके जोश में कोई कमी नहीं निकाली जा सकती थी। भिंडरावाले के आखिरी क्षणों का वर्णन 2 जगह मिलता है। अकाल तख्त के तत्कालीन जत्थेदार किरपाल सिंह ने अपनी किताब आई विटनेस अकाउंट ऑफ ऑपरेशन ब्लू स्टार में अकाल तख्त के प्रमुख ग्रंथी ज्ञानी प्रीतम सिंह को कहते हुए बताया है, मैं 3 सेवादारों के साथ अकाल तख्त के उत्तरी किनारे में बैठा हुआ था। करीब 8 बजे फायरिंग थोड़ी कम हुई तो मैंने संत जरनैल सिंह भिंडरावाले को अपने कमरे के पास शौचालय की तरफ से आते देखा। उन्होंने नल में अपने हाथ धोए और वापस अकाल तख्त की तरफ लौट गए। करीब 8:30 बजे भाई अमरीक सिंह ने अपने हाथ धोए और हम सबको सलाह दी कि हम सब लोग निकल जाएं। जब हमने उनसे उनकी योजना के बारे में पूछा तो उन्होंने मुझे बताया कि संत तहखाने में हैं। पहले उन्होंने 7 बजे शहीद होना तय किया था, लेकिन फिर उन्होंने उसे 9:30 बजे तक स्थगित कर दिया। फिर मैंने संत के लोगों से लोहे के दरवाजे की चाबी ली और फिर मैं अपने 12 साथियों के साथ बोहार वाली गली में निकल आया और दरबार साहब के एक दूसरे सेवादार भाई बलबीर सिंह के घर में हमने शरण ली। एक और किताब द गैलन डिफेंडर में A.R. दर्शी अकाल तख्त के सेवादार हरि सिंह को कहते बताते हैं, मैं 30 लोगों के साथ कोठा साहब में छिपा हुआ था। 6 जून को करीब 7:30 बजे भाई अमरीक सिंह वहां आए और हमसे कहा कि हम कोठा साहब छोड़ दें, क्योंकि अब सेना द्वारा लाए गए टैंकों का मुकाबला नहीं किया जा सकता। कुछ मिनटों बाद संत भिंडरावाले अपने 40 समर्थकों के साथ कमरे में दाखिल हुए। उन्होंने गुरु ग्रंथ साहब के सामने बैठकर प्रार्थना की और अपने समर्थकों को संबोधित करते हुए कहा, जो लोग शहादत लेना चाहते हैं मेरे साथ रुक सकते हैं, बाकी लोग अकाल तख्त छोड़ दें।
जब भिंडरावाले मलबे पर पैर रखते हुए अकाल तख्त के सामने की तरफ गए तो उनके पीछे उनके 30 अनुयायी भी थे। जैसे ही वो आंगन में निकले, उनका स्वागत गोलियों से किया गया। मार्क टली और सतीश जैकब अपनी किताब अमृतसर मिसेस गांधीज लास्ट बैटल में लिखते हैं, बाहर निकलते ही अमरीक सिंह को गोली लगी, लेकिन कुछ लोग आगे दौड़ते ही चले गए। फिर फायर का एक और बर्स्ट आया, जिससे भिंडरावाले के 12 या 13 साथी धराशायी हो गए। मुख्य ग्रंथी प्रीतम सिंह भी उस कमरे में छिपे हुए थे। अचानक कुछ लोगों ने अंदर आकर कहा कि अमरीक सिंह शहीद हो गए हैं। जब उनसे संत के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि उन्होंने उन्हें मरते हुए नहीं देखा है। मार्क टली और सतीश जैकब लिखते हैं, राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह के सलाहकार रहे त्रिलोचन सिंह को अकाल तख्त के ग्रंथी ने बताया था कि जब भिंडरावाले बाहर आए थे तो उनकी जांघ में गोली लगी थी। फिर उनको दोबारा भवन के अंदर ले जाया गया, लेकिन किसी ने भी भिंडरावाले को अपनी आंखों के सामने मरते नहीं देखा। एक और ग्रंथी यानी पूरन सिंह को सैनिकों ने बताया था कि उन्हें भिंडरावाले और अमरीक सिंह के शव 7 तारीख के सुबह अकाल तख्त के आंगन में मिले थे। स्वर्ण मंदिर के बरामदे में इन तीनों के शव की तस्वीरें हैं, लेकिन एक तस्वीर में यह साफ दिखाई देता है कि शहबेग सिंह की बांह में रस्सी बंधी हुई है, जिससे पता चलता है कि उनके शव को अकाल तख्त से खींचकर बाहर लाया गया था। यह भी हो सकता है कि वो सैनिक सिर्फ ये बताना चाह रहे हों कि उन्होंने शवों को अकाल तख्त के सामने देखा था और उनको ये पता ही ना हो कि ये शव पहले कहां पाए गए थे। भिंडरावाले की मौत 6 जून को ही हो गई थी। मार्क टली और सतीश जैकब द्वारा अपनी किताब अमृतसर मिसेस गांधीज लास्ट बैटल में दिया गया विवरण जनरल के.एस. बरार के विवरण से भिन्न है। वो लिखते हैं, जब एक अफसर ने बरार को सूचना दी कि भिंडरावाले का किला ढह गया है तो उन्होंने एक गार्ड की ड्यूटी वहां लगा दी। उन्होंने प्रांगण की तलाशी लेने के लिए सुबह होने का इंतजार किया। 7 जून की सुबह तलाशी के दौरान भिंडरावाले, शहबेग सिंह और अमरीक सिंह के शव तहखाने में पाए गए। ब्रिगेडियर ओंकार एस गोराया भी अपनी किताब ऑपरेशन ब्लू स्टार एंड आफ्टर एन आई विटनेस अकाउंट में लिखते हैं, भिंडरावाले के शव की सबसे पहले डीएसपी अपर सिंह बाजवा ने शिनाख्त की। मैं भी बर्फ की सिल्ली पर लेटे हुए जर्नैल सिंह के शव को पहचान सकता था, हालांकि पहले मैंने उन्हें कभी जीवित नहीं देखा था। उनका जूड़ा खुला हुआ था और उनके एक पैर की हड्डी टूटी हुई थी। उनके जिस्म पर गोली के कई निशान थे। भिंडरावाले के शव का अंतिम संस्कार 7 जून की शाम को 7:30 बजे किया गया। मार्क टली और सतीश जैकब लिखते हैं, उस समय मंदिर के आसपास करीब 10,000 लोग जमा हो गए थे, लेकिन सेना ने उनको आगे नहीं बढ़ने दिया। भिंडरावाले, अमरीक सिंह और दमदमी टकसाल के उप प्रमुख थारा सिंह के शवों को मंदिर के पास चिता पर रखा गया। 4 पुलिस अधिकारियों ने भिंडरावाले के शव को लॉरी से उठाया और सम्मानपूर्वक चिता तक लाए। एक अधिकारी ने मुझे बताया कि वहां मौजूद बहुत से पुलिसकर्मियों की आंखों में उस समय आंसू थे। भिंडरावाले का अंतिम संस्कार हो जाने के बावजूद कई दिनों तक यह अफवाह फैली रही कि वो जीवित हैं। जनरल बरार ने मुझे बताया, कहानियां शुरू हो गई कि वो उस रात को निकल गए थे वहां से और पाकिस्तान पहुंच गए हैं, और पाकिस्तान टीवी अनाउंस कर रही थी कि भिंडरावाले हमारे पास है और 30 जून को हम उनको टीवी के ऊपर दिखाएंगे। तो मेरे को एचकेएल भगत, जो इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर थे, मिस्टर रस गोत्रा फॉरेन सेक्रेटरी थे, उनके फोन्स आए कि आप तो बोल रहे हैं कि उनकी मृत्यु हो गई है, लेकिन पाकिस्तान तो बोल रहा है कि वो उनके यहाँ है और निकल गए हैं, एस्केप कर गए हैं। मैंने कहा देखिए जी, उनकी आइडेंटिफिकेशन हो गई है, उनकी बॉडी उनकी फैमिली को दे दी गई है, उनके जो फॉलोअर्स हैं उन्होंने आके उसके पैर छुए हैं।
पंजाब के गांवों में रहने वाले लोगों ने 30 जून का बहुत बेसब्री से इंतजार किया। उन्हें उम्मीद थी कि वो अपने हीरो को टीवी पर साक्षात देख पाएंगे, लेकिन उनकी ये मुराद पूरी नहीं हुई। जनरल बरार अपनी किताब ऑपरेशन ब्लू स्टार द ट्रू स्टोरी में स्वीकार करते हैं, मैंने भी कौतूहलवश उस रात अपना टेलीविजन सेट खोला, क्योंकि इस तरह की अफवाहें थीं कि भिंडरावाले की शक्ल से मिलते जुलते किसी शख्स को प्लास्टिक सर्जरी कर पाकिस्तानी टीवी पर दिखाया जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। रेहान फजल, BBC, दिल्ली।